नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार जैन है और आज हम मनोविज्ञान विषय की कक्षा 12 के अध्याय 6 अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम सामाजिक व्यवहारों को समझेंगे, अभिवृत्ति की प्रकृति और घटकों को जानेंगे, अभिवृत्ति की विशेषताओं की व्याख्या करेंगे, अभिवृत्ति निर्माण को जानेंगे और अभिवृत्ति परिवर्तन से संबंधित विभिन्न संप्रत्ययों को समझेंगे। कुछ विज्ञापनों के नमूनों के साथ इस भाग का आरंभ करते हैं। कुछ प्रचलित विज्ञापनों को याद कीजिए। कोई भी, चाहे वह विज्ञापन किसी मोटरसाइकिल का हो या फिर किसी कार का, विज्ञापन किसी साबुन का हो सकता है या फिर रंग गोरा करने का दावा करने वाली क्रीम का। विज्ञापनों से संबंधित एक कार्य आपको देता हूं। एक सारणी बनाइए जिसमें कुछ सूचनाएं भरिए। विज्ञापन किस उत्पाद को बेचने के लिए किया जा रहा है? विज्ञापन किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है से तात्पर्य है पुरुष के द्वारा, स्त्री के द्वारा, बालक के द्वारा या बालिका के द्वारा। विज्ञापन प्रसिद्ध हस्ती द्वारा या आम कलाकार द्वारा किया गया है। विज्ञापन के संदेश में तार्किक अपील है या फिर भावनात्मक अपील है। जब सारणी बन जाए तो देखिए कि अलग अलग उत्पाद कंपनियां किस तरह की रणनीति का उपयोग कर रही हैं। और हाँ, एक सवाल और भी है, क्या विज्ञापन से प्रभावित होकर आप कोई उत्पाद खरीदते हैं? आपका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन एक सवाल आपके मन में उठ गया होगा, क्या विज्ञापन देखकर उत्पाद के बारे में निर्णय लेना उचित है? इसका उत्तर भी आपको ही तलाश करना है। इस भाग का अध्ययन समाधान खोजने में सहायक हो सकता है, क्योंकि इस भाग में हम सामाजिक व्यवहारों की बात करेंगे और इन व्यवहारों में परिवर्तन किस तरह से आता है उसको भी हम समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत सामाजिक व्यवहार से करते हैं। मनोविज्ञान की शाखा सामाजिक मनोविज्ञान में उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो कि दूसरों की वास्तविक उपस्थिति, काल्पनिक उपस्थिति या फिर अनुमानित उपस्थिति में घटित होते हैं। और इस तरह से सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत अभिवृत्ति, छवि निर्माण, गुणारोपण, सामाजिक संज्ञान, समाजोपकारी व्यवहार की व्याख्या करना सम्मिलित होता है। चलिए सबसे पहले अभिवृत्ति की प्रकृति को समझते हैं। आप सभी जब किसी से बात करते हैं तो कुछ इस तरह के वाक्य भी बोलते हैं, मेरा मत है या फिर मेरा मानना है। कई बार आप अपने मत को सिर्फ एक विचार के रूप में व्यक्त करते हैं, जबकि कई बार मत में आपका भावनात्मक पक्ष भी शामिल होता है और आप उस विचार के अनुसार कार्य भी करने के लिए प्रवृत्ति जाहिर करते हैं। इस अवस्था में आपके मत केवल मत नहीं रह जाते, ये आपकी अभिवृत्ति के उदाहरण हैं। अभिवृत्ति किसी विषय के संबंध में विचारों का एक पुंज है जिसमें मूल्यांकन परक विशेषता पाई जाती है। इसमें सामवेगिक घटक भी होता है और अभिवृत्ति विषय के प्रति एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और इस तरह से अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति की विशेषताओं की। पहली विशेषता है कर्षण शक्ति। कर्षण शक्ति को हम आमतौर पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में देखते हैं। कर्षण शक्ति बताती है कि अभिवृत्ति किसी एक विषय के प्रति सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। सामान्यतः जब हम अभिवृत्ति का मापन करते हैं तो 5 बिंदु की मापनी पर हम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 बिंदु होते हैं और हम ये बोलते हैं कि 4 या 5 इस तरफ है
तो अभिवृत्ति सकारात्मक है, और यदि 1 या 2 का मतलब अभिवृत्ति नकारात्मक है। अगली विशेषता है चरम सीमा। अभिवृत्ति की चरम सीमा यह प्रदर्शित करती है कि अभिवृत्ति किस सीमा तक सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। अगली विशेषता है सरलता या जटिलता। कई बार हम एक व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कई अभिवृत्तियों को रखते हैं। किसी एक विषय पर उसके उप विषयों से संबंधित अभिवृत्तियों का रखा जाना जटिलता का उदाहरण है। अगली विशेषता है केंद्रीयता। यह विशेषता किसी अभिवृत्ति तंत्र में किसी विशिष्ट अभिवृत्ति की भूमिका को बताती है। किसी अभिवृत्ति तंत्र में केंद्रीय अभिवृत्ति अन्य अभिवृत्तियों को प्रभावित करती है। चलिए अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति निर्माण की। मनोवैज्ञानिक इस प्रश्न में रुचि रखते हैं कि अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। अलग अलग अध्ययनों से प्राप्त जानकारी की विवेचना करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सहचर्य द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम। जब 2 व्यक्तियों के सहचर्य के कारण अभिवृत्ति का निर्माण होता है तो हम इसको सहचर्य के कारण निर्मित अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच सकारात्मक सहचर्य उस अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति निर्माण में सहयोगी होता है। दूसरा संप्रत्यय है दंड या पुरस्कार के कारण अभिवृत्ति निर्माण। एक विशिष्ट अभिवृत्ति के प्रदर्शन के तुरंत बाद यदि प्रशंसा मिले तो अभिवृत्ति विकसित होती है, किंतु डांट, फटकार या उपसाह मिलने पर वही अभिवृत्ति अवरुद्ध हो सकती है। प्रतिरूपण या प्रेक्षण के माध्यम से भी हम अभिवृत्ति निर्मित करते हैं। हम स्वयं के अनुभव के साथ साथ दूसरों का प्रेक्षण करके यह देखकर कि दूसरे को उस अभिवृत्ति का प्रदर्शन करने पर किस तरह का परिणाम मिला है, उस दूसरे को देखकर हम अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। अभिवृत्ति निर्माण में समूह और सांस्कृतिक मानक भी प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं। अपने समूह या संस्कृति के मानकों के अनुरूप हम अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं। सूचना के प्रभाव के कारण से भी अभिवृत्ति का अधिगम होता है। संचार माध्यमों से प्राप्त सूचना के माध्यम से भी अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। किसी महापुरुष की जीवनी को पढ़कर हम उसके जैसी अभिवृत्ति विकसित कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की। पहला कारक है परिवार एवं विद्यालय का परिवेश, फिर उसके बाद संदर्भ समूह और उसके बाद व्यक्तिगत अनुभव। साथ ही साथ संचार माध्यम संबद्ध प्रभाव भी अभिवृत्ति पर देखे जा सकते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में परिवार के सदस्य अभिवृत्ति निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि बाद के वर्षों में विद्यालय का परिवेश और विद्यालय के परिवेश से मिलने वाले प्रबलन या फिर प्रेक्षण अभिवृत्ति निर्माण की पृष्ठभूमि बनते हैं। राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे, व्यवसाय, राष्ट्रीय मुद्दे आदि के प्रति अभिवृत्ति प्रायः संदर्भ समूह के माध्यम से विकसित होती है। किशोर अवस्था में संदर्भ समूह का प्रभाव अधिक होता है। हालांकि संदर्भ समूह में भी प्रेक्षण, दंड और पुरस्कार के कारण से ही अभिवृत्ति पल्लवित होती है। व्यक्ति के निजी अनुभव अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करते हैं। कई बार तो एक प्रमुख घटना मात्र ही समूचे अभिवृत्ति तंत्र को बदल देती है। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है, नया व्यवहार प्रारूप विकसित होता है। आपने देखा होगा कि कुछ कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अपने रोग से लड़कर ठीक भी हुए और उन्होंने दूसरे पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए काम भी किए। अभिवृत्ति निर्माण में संचार माध्यम संबद्ध प्रभाव आज के दौर में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।
जब आपकी उंगली के एक क्लिक पर इंटरनेट दुनिया भर की सामग्री आपके सामने परोस देता है, सोशल मीडिया पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में उभरा है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पढ़ी जाने वाली किताबें भी इस श्रेणी में योगदान देती हैं। इस तरह के माध्यम सबसे पहले संज्ञानात्मक और भावात्मक घटक को प्रभावित करते हैं, फिर व्यवहारात्मक घटक को भी प्रभावित करते हैं। संचार माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं पर शिक्षक, अभिभावक और सोशल मीडिया पर प्राप्त जानकारी पर तो संपादक का भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस कारण से अभिवृत्ति निर्माण की दिशा पर भी कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह की अभिवृत्तियों का निर्माण संभव है। अतः हमें सूचनाओं के चुनाव में सावधानी रखने की आवश्यकता है। अभिवृत्ति परिवर्तन। कई बार एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों की अभिवृत्ति परिवर्तन या फिर एक टीम लीडर होने के नाते अपनी टीम के सदस्यों की अभिवृत्ति परिवर्तन करने के बारे में हम सोचते हैं, जिससे हमारी कक्षा या फिर हमारी टीम एक सही दिशा में चल सके। अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु विज्ञापन कंपनियां भी प्रयास करती हैं ताकि उपभोक्ता की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर वांछित उत्पाद को बेचा जा सके। चलिए अभिवृत्ति परिवर्तन में निहित कुछ प्रक्रियाओं को समझते हैं। सबसे पहले फ्रिट्ज हाइडर द्वारा प्रतिपादित संतुलन संप्रत्यय की बात करते हैं। इस संप्रत्यय को POX त्रिकोण के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, जिसमें P वह व्यक्ति है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन किया जा रहा है, O एक अन्य व्यक्ति है तथा X अभिवृत्ति का विषय या फिर कोई एक और अन्य व्यक्ति हो सकता है। जब त्रिकोण की तीनों भुजाएं सकारात्मक या फिर दो भुजाएं नकारात्मक तथा एक सकारात्मक है, तब संतुलन की स्थिति होती है। दो उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण एक, व्यक्ति P और O एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही व्यक्ति X को भी पसंद करते हैं, अर्थात PO भुजा सकारात्मक है, PX भुजा सकारात्मक है और O और X भुजा भी सकारात्मक है। तीनों भुजाएं सकारात्मक होने के कारण संतुलन की स्थिति होती है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति P और O एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही X को नापसंद कर रहे हैं, अर्थात P और O भुजा सकारात्मक है तथा PX और OX ये दो भुजाएं नकारात्मक हैं। इस स्थिति में भी संतुलन की स्थिति रहती है। चलिए अब कुछ और सोचते हैं। उदाहरण 3, व्यक्ति P और O एक दूसरे को नापसंद करते हैं और दोनों ही X को भी नापसंद करते हैं, अर्थात PO भुजा नकारात्मक, PX भुजा नकारात्मक एवं OX भुजा भी नकारात्मक है। तीनों भुजाएं नकारात्मक होने से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। एक और उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति P और O एक दूसरे को पसंद करते हैं, O X को भी पसंद करता है, लेकिन P X को पसंद नहीं करता। एक नकारात्मक तथा दो सकारात्मक भुजाएं असंतुलन की स्थिति को उत्पन्न करती हैं। इस संप्रत्यय की मूल बात यह है कि असंतुलन की स्थिति में अभिवृत्ति परिवर्तन होता है, क्योंकि असंतुलन की स्थिति तार्किक रूप से सुविधाजनक स्थिति नहीं है। इसलिए संतुलन प्राप्ति की दिशा में अभिवृत्ति परिवर्तन होगा। अगला संप्रत्यय है लियान फेस्टिंगर का संज्ञानात्मक विसंगति का संप्रत्यय। इस संप्रत्यय की मूल धारणा है कि एक अभिवृत्ति के घटक संज्ञानात्मक रूप से संगत होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दो संज्ञान असंगत या विसंवादी हैं, तो वह एक संज्ञान की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लें
संज्ञान एक, धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है। संज्ञान दो, मैं धूम्रपान करता हूं। संगतता संवादिता प्राप्त करने के लिए दो में से किसी एक संज्ञान को बदलना होगा, क्योंकि ये दोनों संज्ञान एक विसंवादी स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। दरअसल संतुलन तथा संज्ञानात्मक विसंवादिता दोनों ही संज्ञानात्मक संगति के उदाहरण हैं। इन दो संप्रत्ययों के अलावा एक भारतीय मनोवैज्ञानिक एस.एम. मोहसिन के द्वारा दो स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किया गया। इस संप्रत्यय में अभिवृत्ति परिवर्तन के दो स्तर बताए गए हैं। उन स्तर को समझाने के लिए पहले लक्ष्य और स्रोत को बताया गया। लक्ष्य वह व्यक्ति होता है जिसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन करना है, तथा स्रोत वह व्यक्ति है जिसके प्रभाव से अभिवृत्ति में परिवर्तन होना है। प्रथम चरण में लक्ष्य स्रोत से तादात्म्य स्थापित करता है। तादात्म्य का अर्थ है कि लक्ष्य स्रोत को पसंद करता है और उसके जैसा अनुभव करना चाहता है। द्वितीय चरण में स्रोत द्वारा अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है। स्रोत की बदली हुई अभिवृत्ति को देखकर लक्ष्य भी अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन करता है। चलिए अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों की। सबसे पहला कारक है पहले से विद्यमान अभिवृत्ति की विशेषता। अभिवृत्ति की विशेषताएं जैसे कि कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरलता जटिलता और केंद्रीयता, ये अभिवृत्ति परिवर्तन पर प्रभाव डालती हैं। यह देखा गया है कि सकारात्मक अभिवृत्तियों का परिवर्तन आसान होता है, नकारात्मक अभिवृत्तियों का परिवर्तन मुश्किल होता है। परिवर्तन संगत भी हो सकता है, अर्थात जिस दिशा में अभिवृत्ति है उसी दिशा में अभिवृत्ति का और ज़्यादा मजबूत होना। परिवर्तन असंगत भी हो सकता है, अर्थात जिस दिशा में अभिवृत्ति है उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन होना। अगला है स्रोत की विशेषताएं। अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए संदेश देने वाले स्रोत की विशेषताएं अभिवृत्ति परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती हैं, जैसे कि स्रोत की विश्वसनीयता, स्रोत की आकर्षकता और स्रोत की लोकप्रियता। यही कारण है कि अक्सर लोकप्रिय कलाकार या खिलाड़ी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को विज्ञापन में किसी उत्पाद का उपयोग करते हुए दिखाया जाता है। संदेश विशेषताएं। अक्सर अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु दिए जाने वाले संदेश में तार्किक अथवा सामवेगिक अपील होती है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। कुछ विज्ञापनों को आप वस्तुनिष्ठ होकर देखिए तो आपको ज्ञात होगा कि किस तरह से तर्क या भावना के आधार पर आपसे अपील की जा रही है। संदेश द्वारा कौन से अभिप्रेरक उद्दीप्त होते हैं, यह भी परिवर्तन का आधार बनता है। साथ ही साथ संदेश का माध्यम क्या है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। अक्सर आमने सामने की अंतःक्रिया ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। लक्ष्य की विशेषताएं, जैसे कि जिस व्यक्ति की अभिवृत्ति परिवर्तित की जानी है उसकी अनुनयता या फिर उसके प्रबल पूर्वाग्रह या फिर उसका आत्मसम्मान का स्तर या फिर लक्ष्य व्यक्ति की बुद्धि, ये वो विशेषताएं हैं जो उस व्यक्ति की अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। लचीले स्वभाव वाले व्यक्तियों की अभिवृत्ति बदलना आसान होता है। अधिक बुद्धिमान व्यक्ति की अभिवृत्ति बदलना मुश्किल होता है। हालांकि अधिक बुद्धिमान कई बार स्वेच्छा से गुण दोष का विश्लेषण कर अभिवृत्ति परिवर्तित कर लेते हैं। हमने देखा कि अभिवृत्ति परिवर्तन आसान काम नहीं है। बस यह कहने मात्र से कि अभिवृत्ति सकारात्मक रखिए
यह पर्याप्त नहीं है। अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु यहाँ वर्णित विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर व्यापक योजना बनानी होती है। इस भाग से हमें यह सूझ मिलती है कि सोशल मीडिया या विज्ञापन से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर अपनी अभिवृत्ति परिवर्तन करने से पूर्व तर्कपूर्ण चिंतन भी कर लेना चाहिए। यहाँ हम इस भाग का समापन करेंगे। इस भाग में हमने सामाजिक व्यवहारों को समझा, अभिवृत्ति की प्रकृति और घटकों को जाना, अभिवृत्ति की विशेषताओं की व्याख्या की और अभिवृत्ति निर्माण और अभिवृत्ति परिवर्तन को समझा। धन्यवाद।